हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस विजन मंथली मैगजीन सीरीज में। आप सभी को जैसा पता ही होगा कि हम लोग डेली विजन मंथली मैगजीन सीरीज डिस्कस करते हैं, तो उसी रूटीन में जाते हुए हम आज फिर से अपनी विजन मंथ की मैगजीन सीरीज डिस्कस करेंगे। उसमें हम मई मंथ की मैगजीन डिस्कस कर रहे हैं और हमने अभी तक हमारा जो चल रहा था उसमें हमने इकोनॉमी का सेक्शन कवर कर रहे थे और इकोनॉमी के सेक्शन में भी जो संक्षिप्त सुर्खियाँ दी हुई थी उनके कुछ लास्ट 6 टॉपिक्स हैं जो कि हमारे बचे हुए थे और आज हम उन 6 टॉपिक्स को भी बहुत जल्दी से कवर कर लेंगे। दोस्तों, आप लोगों को मैंने समझा ही दिया था कि हम 33 मिनट का वीडियो क्यों बना रहे हैं और मंथली मैगजीन को छोटे छोटे पार्ट में क्यों बांट कर पढ़ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने पिछली वीडियो में ही बताया, तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिए, उसको भी समझ लीजिए। और पिछली मंथली मैगजीन के आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिए, उनको समझते हुए ही आप आगे बढ़िए। और अगर आप लोगों को ये सारी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जिन्हें ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि विजन मंथली मैगजीन को हम पूरा डिटेल में समझ रहे हैं, एक एक शब्द हम इसका पढ़ते हैं और समझते जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं हमें बताते जाते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं वीडियो की ज़्यादा लंबाई नहीं खींचूंगी, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि इससे आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। छोटी सी वीडियो में कम कम पार्ट करते हुए समझते हम चलेंगे, बहुत जल्दी बहुत आसानी से इसको कवर कर लेंगे। तो अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक है ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी इसने निवेशकों को ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से लेन देन करने के प्रति सचेत किया है। ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। देखो, सेबी ने सचेत किया, लेकिन ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आखिर है क्या, हम इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, ये जो अवधारणा है, ये प्लेटफॉर्म प्रतिभागियों को किसी भी खेल, राजनीतिक स्थिति, मौसम या क्रिप्टो घटनाओं पर आने अपने पूर्वानुमानों में निवेश करके पैसा कमाने का विकल्प देते हैं। दोस्तों, आज मेरी आवाज़ बहुत बैठी हुई है क्योंकि आज थोड़ा वर्क ज़्यादा था, इस वजह से आप लोगों को भी थोड़ी थोड़ी भारी लगेगी। फिर भी मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझाने की। तो चलिए करते हैं। तो ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में हम समझ रहे थे कि ये जो है प्लेटफॉर्म प्रतिभागियों को किसी भी खेल में, राजनीतिक स्थिति, मौसम या क्रिप्टो घटनाओं पर अपने पूर्वानुमानों में निवेश करके एक पैसा कमाने का एक जो है वो मौका देती है। प्रतिभागी अपने पूर्वानुमान के आधार पर किसी भी घटना पर दाव लगा सकते हैं। यदि पूर्वानुमान सही निकलता है तो प्रतिभागी को धन मिलता है और यदि पूर्वानुमान गलत निकलता है तो उसे हार का सामना करना पड़ता है। इसमें कानूनी स्थिति कैसी होती है, तो यह सेबी द्वारा विनियमित नहीं है क्योंकि इसके तहत जिन वस्तुओं का कारोबार किया जा रहा है वे भारतीय कानून के तहत प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत नहीं है, इसीलिए ये सेबी के तहत जो है वो विनियमित नहीं होती है। अर्थव्यवस्था में जान लें हम तो इन प्लेटफॉर्म्स ने 5 करोड़ से अधिक लोगों के उपयोगकर्ता आधार के साथ प्रति वर्ष 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन दर्ज किया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक में समझने को ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ओनली यही था कि क्या कहलाता है। तो ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपने समझ लिया है। अगर कभी के दिन ऑप्शन ये हो जाए कि सेबी विनियमित करता है तो ऑप्शन गलत होगा क्योंकि सेबी द्वारा विनियमित नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जिन चीज़ों पर ये लोग दाव लगाते हैं वो जो है वो प्रतिभूति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत ने अब तक का सर्वाधिक निर्यात हासिल किया। क्या है ये, तो देखो जो ये ग्राफ बना रखा है ना, इसके द्वारा समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कभी भी हम कोई डायग्राम देखते हैं तो वो माइंड में सेट हो जाता है और डायग्राम के थ्रू हम जल्दी से जल्दी चीज़ों को कवर भी कर पाते हैं और साथ ही हम उन्हें याद रखने में भी हेल्पफुल रहती है। और एग्जाम टाइम क्या रहता है ना कि कोई लिखी चीज़ तो शायद हम भूल भी जाएं, बट डायग्राम से अगर हमने उसे समझाओ ना तो माइंड बिल्कुल तुरंत कैच करता है, हाँ हमने इसका डायग्राम देखा था। तो बस उसी को देखते हुए हमें इस ग्राफ से आप इसको पढ़ो कि देखो 2014-15 में
कितना था, फिर धीरे धीरे जो है वो बढ़ता गया। 2020-21 में वापस से कम हुआ, लेकिन फिर बढ़ रहा है। तो आप 2020-21 से देखेंगे तो लगातार 24-25 तक वृद्धि ही देखने को मिली है। अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि निर्यात लगातार 5 वर्षों से वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन सही ही होगा। और अभी 2024-25 में पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है, तो ये भी सही होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कवर करते जाना, यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अब क्या है टॉपिक, हम इसको पढ़ लेते हैं। देखो इधर आपने ये देखा होगा बढ़ते हुए बिल्कुल जा रहा है, और यहाँ 8 to 4.9 यानी कि पिछले वर्षों की तुलना में इनको देखो तो ज़्यादा ही है। और 2020-21 से आप A5 देखो तो लगातार वृद्धि देखी गई है इनमें। ठीक है, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत का कुल निर्यात वस्तु प्लस सेवाएं 2024-25 में 824.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यह 2023-24 के 778.1 बिलियन डॉलर से 6.01% अधिक है। यह उपलब्धि जो है वो लाल सागर संकट, यूक्रेन युद्ध, पनामा नहर में सूखा, गैर टैरिफ उपायों में वृद्धि, ऊर्जा की बढ़ती कीमतों आदि के कारण व्यापार में व्यवधानों से उत्पन्न वैश्विक स्तर पर आर्थिक गिरावट के बावजूद भी हासिल की गई है। देखो ये बता रहा कि देखो अभी लाल सागर में जो संकट आया हुआ था, रूस यूक्रेन का युद्ध भी लगातार चल ही रहा है, पनामा नहर में भी सूखा हो गया, वहाँ से भी निर्यात होता था। ये सब संकट हमारे सामने रही, फिर भी हमने निर्यात में वृद्धि की है। तो ये एक बहुत ही प्राउडफुल चीज़ है। बाकी हम इसके बारे में आगे और पढ़ते हैं कि क्या आंकड़े, तो देखिए आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि लगातार 5 वर्ष में बढ़ा है, पिछले वर्षों की तुलना में भी ज़्यादा है, ऐसे ही पूछा जाएगा। तो आंकड़ों को ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना है। बाकी हम पढ़ लें, ये वाला पॉइंट आप लोग पढ़िए कि प्रमुख क्षेत्रक जो है ये जो है प्रमुख क्षेत्रक में दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवाएं, परिवहन, यात्रा और वित्तीय सेवाएं शामिल हैं। ठीक है, निर्यात वृद्धि में बढ़ोतरी करने वाले कारक को जान लेते हैं। क्या है, तो निर्यात वृद्धि में जो बढ़ोतरी करने वाले कारक हैं उनमें नीतिगत प्रोत्साहन, सरकार ने नई विदेश नीति, व्यापार विशिष्ट क्षेत्र की योजनाओं, व्यापार हेतु सुविधा और जो डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव और एमएसएमई को समर्थन के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा दिया है। एमएसएमई वगैरह आप लोग पढ़ती होंगे, इनके माध्यम से जो है निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। निर्यात जो बाजार है उनका विविधीकरण किया जा रहा है। कैसे करेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से बढ़ती मांग ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक गिरावट के बावजूद भी भारत के निर्यात को बढ़ावा दिया है। उसके बाद व्यापार समझौते की बात कर लेते हैं। तो व्यापार समझौते में विशेष रूप से सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते किए हैं तथा बाजार को खोला एवं बाधाओं को कम किया गया है, जैसे भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्निर्धारण भी क्या है। चीन 1+1 नीति जैसे जो है वो विकल्प बन गए। तो इसमें कुछ नहीं था ज़्यादा समझाने को, बस यही था कि पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है, आप इसे ही देख लेना बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं कि विश्व बैंक भूमि सम्मेलन क्या है ये। तो भारत ने विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में कंट्री चैंपियन की भूमिका धारण की। क्या होता है ये, हम इसको समझते हैं। इस सम्मेलन ने समावेशी व प्रौद्योगिकी संचालित ग्रामीण गवर्नेंस मॉडल के रूप में भारत की भूमि प्रबंधन संबंधी प्रमुख पहलों की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित किया, जैसे स्वामित्व योजना और ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म। देखिए अभी जो है ये प्लेटफॉर्म भी बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, और आप लोगों के लिए ये जो है वो पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद स्वामित्व योजना क्या होती है। देखो कोई भी स्कीम अगर चर्चा में चल रही है तो उसको याद मत करो, लेकिन उसको थोड़ा सा बस समझ लो, क्योंकि वो स्कीम जो है चर्चा में बार बार आएगी, तो फिर आपके पेपर में पूछी जाएगी। और स्टेट PCS में तो ये सब बहुत ही पूछा जाता है, फैक्ट तो वहाँ की डिमांड ही है। तो जान लेते हैं स्वामित्व योजना क्या है। देखो 68,000 वर्ग किलोमीटर का सर्वेक्षण और 1.16 ट्रिलियन रुपए मूल्य की भूमि का मुद्रीकरण किया है। इस उपलब्धि के साथ यह वैश्विक स्तर पर समावेशी आर्थिक रूपांतरण के लिए स्केलेबल मॉडल के रूप में सामने आई है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए भूखंडों का मानचित्रण करके ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति की स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना करना है।
ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है। प्रौद्योगिकी का यूज करती है, भूखंडों का मानचित्रण करती है, ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्ति जो है स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करती है। इसके बाद बात करते हैं क्लाइमेट रिलीजियंस, अवसंरचना के नियोजन और योजनाओं के अभिसरण को बढ़ावा देने में ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म की भूमिका को ग्लोबल साउथ के संदर्भ में काफ़ी लाभकारी और एक उपयोगी मॉडल माना गया है। और ये जो है भूस्थानिक प्लानिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, कैसे कैसे मतलब विकास को बढ़ावा देंगी, कैसी समृद्धि इससे होगी, तो नौकरियां और विकास होगा, निजी पूंजी भी बढ़ेगी, निजी पूंजी के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा, अवसंरचना से वित्त पोषण होगा, जीडीपी में मात्र 0.6% का योगदान देते हैं, जबकि औद्योगिक देशों में ये आंकड़ा 2.2% है। तो हम देख लें कि अभी हमारे यहाँ जीडीपी में योगदान इसका कम है बाकी देशों की तुलना में। ठीक है, शहरी प्रबंधन भी करती है और खाद्य सुरक्षा भी इससे होता है। कैसे होता है खाद्य सुरक्षा? भूमि पर महिलाओं के स्वामित्व में सुधार द्वारा कृषि उत्पादन में 4% की वृद्धि देखी गई है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के घटक क्या होते हैं। देखो बॉक्स में एक टॉपिक है रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स। देखो बॉक्स में जो भी चीज़ दी रहती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। तो बॉक्स में दी हुई चीज़ को बिल्कुल आप लोगों को स्टार बनाते हुए पढ़ना है। ठीक है, क्या है ये? तो रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के सबसे पहले तो घटक देख लेते हैं। इसमें टूल्स होते हैं, डी असेंबली डेप्थ, मरम्मत संबंधी जानकारी, स्पेयर पार्ट की उपलब्धता, फास्टनेस, सॉफ्टवेयर अपडेट। बॉक्स देख लिया है हमने, अब पढ़ते हैं टॉपिक की। टॉपिक क्या था? तो देखो टॉपिक था कि रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने हेतु भारत खेड़ा की अध्यक्षता में गठित समिति ने उपभोक्ता मामलों के विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। ये जो है एक न्यूज़ थी। अब हम जान लेते हैं कि क्या है। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को फ्रेमवर्क में दिए गए स्कोरिंग मापदंडों के आधार पर रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स संबंधी स्वघोषणा करना अनिवार्य है। रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स को बिक्री खरीद केंद्रों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर तथा पैकेज्ड उत्पादों पर क्यूआर कोड के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स को बिक्री खरीद केंद्रों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर तथा पैकेज्ड उत्पादों पर क्यूआर कोड के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ठीक है, रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के प्रारंभिक चरण में स्मार्टफोन, टैबलेट को प्राथमिकता श्रेणी के रूप में चुना गया है और इसके 6 प्रमुख मानदंड प्रत्येक मानदंड के लिए स्कोरिंग मानदंड और भारांश विकसित किए गए। आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस यही पूछा जाएगा कि रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स है क्या। तो वो आपने देख लिया है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, क्या महत्व है या फिर राइट टू रिपेयर के बारे में, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये देख लो कि 2022 में राइट टू रिपेयर जो है वो पोर्टल इंडिया ने शुरू किया था। कौन से विभाग के तहत? तो उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत, और ताकि मरम्मत से जुड़ी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। बाकी इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने नहीं पढ़ के बताया, बस इतना ही था। देखो आप लोगों को समझाने के लिए ये सारी चीज़ें लिखी कि दी जाती हैं मंथली मैगजीन में, ताकि आप लोग किसी भी चीज़ को अगर पढ़ रहे हैं तो उसको डेप्थ में समझ सकें। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसको समझाना चाहिए, क्योंकि ये इजी था, समझ में आ गया होगा। बाकी इसका इतना ही पार्ट इम्पोर्टेंट था, इसलिए आगे बढ़ने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, बेब्स क्या है। तो बेब्स शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी को भविष्य की जीडीपी में वृद्धि, नवाचार और समावेशी विकास के एक शक्तिशाली चालक के रूप में रेखांकित किया है। बिप्स का लक्ष्य 2029 तक $50 बिलियन का बाजार तैयार करना है। ठीक है, इसमें वैश्विक मनोरंजन अर्थव्यवस्था में भारत की मानसून स्थिति मजबूत होगी। शिखर सम्मेलन के दौरान सरकार ने रचनात्मक क्षेत्र के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी स्थापित करने की भी घोषणा की है। इसकी स्थापना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा FICCI और CII के साथ रणनीतिक साझेदारी में की जाएगी। साथ ही इसकी परिकल्पना राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में की गई है। हमने देख लिया है ये जो न्यूज़ में
अपना मुद्दा था, क्या चर्चा में था, उसको समझ लिया। अब हम देखेंगे कि क्रिएटिव इकोनॉमी क्या होती है। देखिए, क्रिएटिव इकोनॉमी की बात की जाए तो क्रिएटिव इकोनॉमी को ऑरेंज इकोनॉमी भी कहा जाता है। यह आर्थिक समृद्धि और विकास में योगदान देने के लिए रचनात्मक परिसंपत्तियों के योगदान एवं क्षमता पर आधारित एक उभरती हुई अवधारणा है। इसमें मीडिया और मनोरंजन, विज्ञापन एवं मार्केटिंग, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स व एक्सटेंडेड रियलिटी आदि शामिल। देखो, क्या होता है ना कि आर्थिक समृद्धि और विकास में योगदान देगी कोई भी इकोनॉमी आएगा, ठीक है। अब इसका मतलब यही है कि रचनात्मक परिसंपत्तियों का योगदान दे, अपना क्षमता पर आधारित इकोनॉमी है, इसी को क्रिएटिव। अब क्या क्रिएटिव कर रहे हैं, देखो ये माइंड, सीधी सीधी बात है, माइंड के ऊपर है। आप जितना अच्छा सोच रहे हो उसे कुछ नया क्रिएटिव कर सकते हो, तो वो कर। कई लोग देखो पेंटिंग में क्रिएटिविटी दिखाते हैं और वो उससे विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। कई लोग मोबाइल से ही कमा रहे हैं, बिजनेस का अपना जरिया बना लिया है। जब से कोविड आया है तब से तो ऑनलाइन कमाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये सब भी क्रिएटिव इकोनॉमी में आएगा और इसको ऑरेंज इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी को थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है। तो देखो, भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी का योगदान देखेंगे तो जीडीपी में $30 बिलियन योगदान देती है एवं 8% कार्यबल को रोजगार भी प्रदान करती है। क्रिएटिव एक्सपोर्ट सालाना $11 बिलियन से अधिक है। चुनौती क्या होती है, गलत सूचनाओं का प्रसार हो जाता है, कभी कभी कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा, गोपनीयता और बाजार पर एक अधिकार, ग्रामीण क्षेत्रों की सीमित डिजिटल पहुंच और औपचारिक वित्त पोषण की कमी आदि ये होता है। अब क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने क्या पहले शुरू किए हैं, तो क्रिएटिव इकोनॉमी फंड स्टार्ट किया है भारत ने। सरकार ने जो है $1 बिलियन को क्रिएटिव इकोनॉमी फंड देने की जो है वो घोषणा की है। ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा भारत की रचनात्मक उद्योग की विशाल क्षमता का दोहन करने के उद्देश्य से शुरू किया है। नेशनल क्रिएटिव अवार्ड्स भारत ने नवाचार और ऑनलाइन क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को मान्यता देता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी क्या है। देखो, लास्ट पिछले टॉपिक से ही जुड़ा हुआ ही आगे का टॉपिक है। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिक्की एवं सीआईआई के सहयोग से मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी आईआईसीटी की स्थापना की घोषणा की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईसीटी के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो यह संस्थान जो है वो एबीजीसी एक्सआर सेक्टर के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करेगा। उसके बाद यह संस्थान, सॉरी गाइस, मैं आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही हूँ, एक्चुअली मैं पेन यूज करने को करती हूँ तो ये हो जाता है बार बार। यह संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के मॉडल पर आधारित है होगा और इसे एक वित्तीय साक्षरता इसी विश्व स्तरीय शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारत में जो एबीजीसी एक्सआर सेक्टर की स्थिति क्या है, तो 2021 में वैश्विक एबीजीसी एक्सआर बाजार का मूल्य $366 बिलियन था। वैश्विक एबीजीसी एक्सआर भारत में भारत की हिस्सेदारी फिलहाल 1% से भी कम यानी लगभग $3 अरब है। हालांकि 2030 तक इसकी $26 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कर्नाटक जो है वो बीजीसी एक्सआर सेक्टर में भारत के अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है और कर्नाटक को देश का आईटी हब भी माना जाता है, ठीक है। तो देश का आईटी हब किसे माना जाता है, तो कर्नाटक को माना जाता है। बाकी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं यहाँ पे कुछ, इसको देख लेते हैं थोड़ा। एबीजीसी एक्सआर सेक्टर के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के लाभ क्या होंगे, तो अधिक वृद्धि की क्षमता कैसी होगी, अधिक वृद्धि की क्षमता कैसी होगी, तो इसको देख लेते हैं। तो एनिमेशन उद्योग की वृद्धि दर 25% और अनुमानित मूल्य वैल्यू $46 बिलियन 2023 से, ठीक है। ये रिपोर्ट है इसकी। स्वदेशी बौद्धिक संपदा आईपी का सृजन होगा देश में उपयोग और विश्व में विस्तार के लिए। भारत की डिजिटल क्रिएटिव इकोनॉमी को समर्थन प्रदान करना। रोजगार के अवसर में देखेंगे तो 5 लाख नई नौकरियां सृजित होगी। शिक्षा, कौशल, औद्योगिक विकास और इनोवेशन पर एकीकृत तरीके से ध्यान के लिए भारत के सॉफ्ट पावर का विस्तार हो गया।
अत्याधुनिक कौशल का प्रशिक्षण मिलेगा। देश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ समन्वय होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को आई होप ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज मैं थोड़ी सी ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए बीच बीच में मैं थोड़ा रुक भी लेती थी और मेरी आवाज़ भी बैठी हुई है। तो गाइस सच बताऊँ तो आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। फिर भी बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ कंटिन्यू रखिए सीरीज को और इसे हिंदी मीडियम वालों के लिए बंद मत करिए। तो मैं इसको कंटिन्यू चला रही हूँ आप लोगों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे मोटिवेटेड कमेंट करते हो। तो आप लोग कमेंट के द्वारा बताते हैं आप लोगों को कैसी लगती है लेक्चर सीरीज। और आज अगर आपको आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। और वैसे लेक्चर सीरीज अच्छी जा रही है, आप लोगों के कमेंट रिस्पॉन्स अच्छा रहता है। तो इसको लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और आज की हम इस वीडियो को आज ही यहीं एंड करेंगे और मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेक्शन में। तो कल हम कवर करेंगे गाइस सुरक्षा सिक्योरिटी पर हम अपने कल टॉपिक्स लेकर आएंगे। तो अपनी वीडियोस का यहीं लास्ट करते हैं। चलिए गाइस चलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय दोस्त, जय हिंद, जय भारत।